नमस्कार। ट्रायंगुलर हेड स्टोरी की बात करेंगे जो भारत, चीन और रशिया के बीच चल रही है। भारत और रशिया के बीच में संबंध है वो क्लियर नज़र आता है कि दोस्ती है। चीन और भारत के बीच में भी एक प्रकार की दुश्मनी है जो क्लियर नज़र आती है। लेकिन चाइना और रशिया के बीच में क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि दोनों के बीच में बहुत अधिक दोस्ती है, जैसा कि यूक्रेन वॉर के बाद होता है कि नो लिमिट फ्रेंडशिप। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं वहाँ पर, खास करके रशिया के फार ईस्ट में, साइबेरिया वाले इलाके में, जिसको आज हम फोकस करेंगे। कैसे वहाँ पर एक इशू बन रहा है चीन और रशिया के बीच में, और वहाँ पर जो भारत की एंट्री हुई है, जो अभी व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक ऑपरेशनलाइज हुआ है मैरीटाइम कॉरिडोर, उसकी वजह से वहाँ पर और इशू बनने वाले हैं। उस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और क्या क्लेम्स है वहाँ पर चाइना के हिस्टोरिकली और प्रेजेंट, उसको भी देखेंगे। और किस तरीके से रशिया इंडिया को एक काउंटर की तरह यूज़ कर रहा है ऐसा महसूस होता है वहाँ पर, खास करके फार ईस्ट रशिया में। तो इस सारे कंसेप्ट को आज हम समझेंगे कि आखिर ये तीनों की जो है स्टोरी है ये किस तरफ पहुँचेगी। तो हाल ही में अभी ऑपरेशनलाइज हो गया ये। इससे क्या हुआ है कि भारत की जो यूरोप तक पहुँचने की जो दूरी है, जो मैरीटाइम दूरी है, वो काफ़ी कम हो गई है। पहले स्वेज कैनाल होकर 24 दिन में पहुँचते थे, अब 16 दिन के आसपास में पहुंच जाएंगे। तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स भी साथ में है, क्योंकि फार ईस्ट जो रशिया है वो मिनरल रिच है और ऑयल एंड गैस रिच है। तो वो इलाका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अधिक वो जियोपॉलिटिकल भी है, क्योंकि जो चीन के क्लेम्स है वो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसा कि चीन भारत के बारे में क्लेम करता है कि ईस्टर्न लद्दाख मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, तिब्बत को उसने कब्जा कर लिया, और उसके पास एक ही एक्सक्यूज़ है, अनइक्वल ट्रीटीज़ का दौर था जब किंग डायनेस्टी कमज़ोर रही थी। तो किंग डायनेस्टी को जो चीन है वो बहुत महान मानता है, माओ जेडोंग मानते रहे। उनका कहना था कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन एक दौर चल रहा था जब यूरोपियंस ने हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटीज़ की। भारत के साथ जो डिस्प्यूट है वो भी इसी का कारण है। और इसीलिए जो ताइवान के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम सब जगह तो डिमांड कर रहे हो कि अनइक्वल ट्रीटी हुई थी, हमें दे दो, ताइवान दे दो, साउथ चाइना सी पे हमारा इतना कब्जा है, कोरिया पे हमारा कब्जा था, लेकिन तुम कभी रशिया को नहीं कह रहे कि फार ईस्ट जो कि कभी तुम्हारा था, लेक बैकाल जो कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उस पर भी किंग डायनेस्टी का कब्जा था, उस पर भी आएंगे। तो तुम वो नहीं मांग रहे। तो जब रशिया जो है यूक्रेन मांग सकता है, बेलारूस मांग सकता है, तो तुम क्यों नहीं मांग रहे। तो यहीं पर सारा मामला ये उलझा हुआ, और इसको हम देखेंगे कि चाइना किस तरीके से अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स को आगे बढ़ा रहा है। तो पहले एक बार पूरा ये फार ईस्ट रशिया वाला मैप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंस है, एक तो है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान तक अगर यूँ कहें तो 1860 तक जो चीन है वहाँ पर पहुँचता था आराम से, लेकिन अब उसको लगभग 160-65 साल हो गए, वहाँ पर पहुँचा नहीं है। चाइना कहता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचने दो, लेकिन कौन नहीं पहुँचने देता? रशिया और नॉर्थ कोरिया। इन दोनों का बॉर्डर चाइना को रोकता है सी ऑफ जापान में जाने से। चीन ने बहुत बार कहा कि भाई एक थोड़ा बहुत ब्रिज बना के मुझे दे दो, वहाँ पर मुझे नदी से निकल लेने दो, लेकिन दोनों अभी हामी नहीं भरते। तो यहाँ पर पता लगता है कि जितना ट्रस्ट चीन और रशिया दुनिया के सामने दिखाते हैं, उतना ट्रस्ट एक दूसरे के बारे में वो अंदर करते नहीं है। डीप सीटेड उनमें एक मिसट्रस्ट जरूर है। तो इस सारा एरिया देखिए, ये व्लादिवोस्तोक है जहाँ तक भारत पहुँच गया है, सी ऑफ जापान जहाँ पर चाइना पहुँचना चाहता है, नॉर्थ कोरिया और रशिया पहुँचने नहीं दे रहे, और भारत वहाँ पर पहुँच गया। 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं रशिया में, तो उनकी जो मीटिंग होती है वो भी व्लादिवोस्तोक में होती है। तो भारत के निशाने पर फार ईस्ट रशिया पहले से ही है, और चाइना के क्लेम को भारत भी जानता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स एक गेम्स हो रही हैं। तो ये किंग डायनेस्टी का एम्पायर है। देखिए, इसमें बहुत सारा जो पार्ट है वो मंगोलिया का भी है, और ये सारा हिस्सा जिसको अभी हमने देखा व्लादिवोस्तोक वाला, वो सारा हिस्सा यहाँ पर ये किंग डायनेस्टी के पास था। लेकिन शुरुआत होती है, अगर देखें तो 1689 में ट्रीटी ऑफ नर्सिंस के साथ। थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, उसके बाद जो रशिया के ज़ार थे और किंग डायनेस्टी थी, उनके बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई ज़ार वहाँ पर हार जाता है क्योंकि किंग एम्पायर तब स्ट्रॉन्ग था। और फिर ट्रीटी होती है, जिसके बाद रशिया कुछ क्लेम्स अपने छोड़ देता है। आमूर रिवर है यहाँ पर, उसके नॉर्थ में काफ़ी सारे क्लेम को वो छोड़ देता है। लेकिन फिर से समय बदलता है जब वो अनइक्वल ट्रीटीज़ का दौर आता है। उस वक्त क्या होता है अनइक्वल ट्रीटीज़ में? ट्रीटी ऑफ आइगून होती है, कन्वेंशन ऑफ पीकिंग होती है 1860 में, वो 1858 में होती है। और अनइक्वल ट्रीटीज़ के जरिए ये बहुत सारा हिस्सा जो ये वाला है,
ये सारा चीन से ले लिया जाता है। यानी कि जो एक्सेस था सी ऑफ जापान तक चीन का, उसको चीन से छीन लिया जाता है। और यहीं पर चीन के अंदर एक कसक है, और कसक उसकी बहुत उसके हिसाब से जेन्युइन है, लेकिन जो रशिया है उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि वो सारा जो एरिया है मिनरल रिच तो है, फॉरेस्ट है वहाँ पर, फर है वहाँ पर, नेचुरल रिसोर्सेज गैस के भी हैं, ऑयल के भी, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। तो कुल पॉपुलेशन अगर रशिया की कहें तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, और चाइना की 150 करोड़ है। तो देखिए कंपैरिजन बहुत अधिक पॉपुलेशन का गैप है। यानी कि वो जो फार ईस्ट रशिया है वो खाली पड़ा है, वहाँ पर एक आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहा है। आप सोचिए कितना खाली है। और चाइना के पास क्या है, आदमी बहुत है, जगह नहीं है, पानी उसको चाहिए, पानी नहीं है। और फिर चाइना क्या करेगा, चाइना वहाँ पर धीरे धीरे अपनी पुरानी इस्लामी टैक्टिक्स के जरिए वहाँ पर पहुँच रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश में है। तो आइए देखिए जो इनके हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उसमें देखिए इनमें कोई ऐसी दोस्ती नहीं रही है कि हम सोचें कि चीन और रशिया बहुत बड़े भाई भाई हैं दोनों, बिल्कुल कभी इन्होंने लड़ाई नहीं की। देखिए सब लड़ाइयाँ की इन्होंने, दो की तो हमने डिस्कशन ही किया है। यहाँ पर देखिए ट्रीटी ऑफ आइगून और ट्रीटी ऑफ पीकिंग, लगभग यहाँ पर कहा जाता है कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो उस वक्त उससे ले लिया जाता है। और चीन इस बात को कभी भूला नहीं है, ना माओ जेडोंग भूले हैं, ना शी जिनपिंग ने इसको बात को भूलने दिया है, मन में उनके कसक पूरी बाकी है। और उसी तरीके से अगर देखिए तो साइनो सोवियत जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स है वो भी चलते रहे 1970 तक। वहाँ पर बाकायदा उनमें कई बार झड़प भी हुई है, कई बार लोग मारे भी वहाँ पर गए हैं। लेकिन उसके बाद 2006 में वहाँ पर समझौता होता है, इधर से प्रेसिडेंट ह्यू जिनतो होते हैं चीन के, और वहाँ पर हमारे पुतिन जी ही होते हैं, वो तब से ही वहाँ पर है। उनके बीच में समझौता होता है, थोड़ी बहुत जो टेरिटरी थी वो चीन को दे दी गई, लेकिन उससे चीन का जो पेट है वो भरा नहीं है। चीन को रशिया का जो फार ईस्ट है वो चाहिए, उसके अंदर एक ही दिमाग में बात है कि चाहिए। क्यों चाहिए, तेल चाहिए उसको, तेल के बिना चाइना की इकॉनमी चल नहीं सकती। और तेल कहाँ पर है, वहाँ पर है। अभी वहाँ पर जो पाइपलाइन बिछी है पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से, वहाँ पर 2 पाइपलाइन चल रही हैं, उसमें वो अब बीजिंग तक पहुँच गई। और देखिए 2019 से ऑपरेशनल हुई है, और 2020 में चाइना ने लगभग 4.1 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है नेचुरल गैस वो रशिया से इंपोर्ट की है, और 2023 तक ये 38 बिलियन तक पहुंच गई। अब 2024 के एंड तक ये और बढ़ गई होगी। तो लगातार जो सप्लाई है वो चीन की बढ़ती जा रही है, और चीन को लगता है कि जब वो मेरा ही है इलाका तो मैं खरीद भी क्यों रहा हूँ। देखिए ना, वो पैसा भी तो दे रहा है। ये भी कसक है कि एक तो खाली पड़ी है, मेरे आदमी वहाँ पर जाके बसाऊँ, वहाँ पर खूब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर अपने लोगों को भेज रहा है, लोग वहाँ पर बस रहे हैं। लोकल लोग वहाँ पर चीन के अगेंस्ट हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर ये कब्जा कर लेंगे, इसीलिए वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स वगैरह की बात हो रही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो। रशिया कह रहा है और बच्चे पैदा करो, और चीन क्या कह रहा है, 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी पे चला गया कि कोई वो अब लिमिट नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारा एरिया अभी पड़ा है जहाँ पर हमें कब्जा करना है और जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक कोवियक्ता गैस फील्ड है ईस्टर्न साइबेरिया में, वो केवल रिजर्व है वहाँ पर चीन के लिए। तो चाइना का इतना दबदबा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के जरिए वहाँ पर होता जा रहा है, और रशिया को ये बात कोई अंदर से खास पसंद नहीं है। अभी मौका है, मौके की एक वहाँ पर दोस्ती चल रही है, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वहाँ पर पासा पलट सकता है। तो ये रहा लेक बैकाल, जो कि क्या है, डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की और लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम है। और जितनी भी नॉर्थ अमेरिका की लेक है, अमेरिकन ग्रेट लेक्स, उन सबसे ज़्यादा पानी उसमें है। लगभग 22 से 23% विश्व का साफ पानी लेक बैकाल में है। और ये जो एरिया है तुवा प्रोविंस, इस पर जो कब्जा हुआ करता था वो किंग डायनेस्टी का था, और इस पर इनडायरेक्टली कब्जा चीन का ही था। और चीन को क्या चाहिए, पानी, हमारी पहले ही बात हुई। तो चीन को जब पानी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसका जो 90% पानी है ग्राउंड वाटर वो पीने लायक नहीं है, ना वो एग्रीकल्चर के काम आता है ना इंडस्ट्री के काम आता है, उसको पानी इंपोर्ट करना पड़ता है। उसकी प्लानिंग थी कि लेक बैकाल से एक पाइपलाइन मंगोलिया के थ्रू चाइना में पहुंच जाए, जिससे लगातार पानी की सप्लाई हो। लेकिन रशिया के लोकल लोगों ने, और यूँ भी कह सकते हैं कि जो रशिया की एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हो जाएगा। फिर चीन ने कहा कि चलो तुम पाइपलाइन नहीं डाल रहे, बॉटल प्लांट मुझे लगा लेने दो। चीन को वो भी लगाने नहीं दिया गया 2019 में। तो जो रशिया चीन की दोस्ती की गाथा इतनी बड़ी बड़ी करके गाई जा रही है, वो गाथा में कोई दम है नहीं, जिस तरीके की चाइना के क्लेम्स हैं। और उसके अलावा चाइना चाह रहा है कि क्या करे, पोलर सिल्क रोड।
पोलर सिल्क रोड यानी कि जो आर्कटिक ओशन का नॉर्दर्न सी रूट रहेगा, जो व्लादिवोस्तोक से ऊपर होके अब जाएगा आर्कटिक ओशन होके, जहाँ पर रशिया का ही सारा बॉर्डर है, वहाँ पर पोलर सिल्क रोड बनाए। जो BRI है उसका एक ऑल्टरनेट, एक मैरीटाइम कॉरिडोर हो गया, उसका एक रोड वाला हो गया, एक दूसरा नॉर्दर्न रूट से हो जाए। ये प्रोजेक्ट भी वो रशिया के साथ चलाना चाह रहा है, लेकिन पिछले 1-2 साल से इस जो प्रोजेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। कारण मिसट्रस्ट वहाँ पर एक एंगल बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक एंगल भी है, इन्वेस्टमेंट का एंगल भी है, लेकिन मिसट्रस्ट भी है। चाइना को इतनी पास अपने रशिया भी पहुँचने नहीं देना चाहता। तो ये चाहिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो मलक्का स्टेट है वहाँ पर चोकिंग का डर है, क्योंकि उस पर कभी भी ब्लॉकेड लगा सकता है अमेरिका। इसलिए मलक्का डायलेमा का जो नाम दिया था प्रेसिडेंट हू जिनतो ने 2003 में दिया था, उनका कहना था हमें चाहिए ऑल्टरनेट, लेकिन वो ऑल्टरनेट अभी तक चीन को उस तरीके से मिल नहीं पा रहा, क्योंकि सी ऑफ जापान तक जो रशिया नॉर्थ कोरिया उसे पहुँचने नहीं दे रहा। तो अब और क्या इशू हो रहे हैं इन दोनों के बीच में? देखिए, रशिया की जो इकॉनमी है लगातार वो गिरती जा रही है, ये भी एक इशू बन रहा है। पहले एक बराबर की पार्टनरशिप थी, अब धीरे धीरे जो रशिया है वो जूनियर पार्टनर के रूप में बदलता जा रहा है। अब जब रशिया जूनियर पार्टनर के रूप में होता जा रहा है तो उसे भी समझ में आ रहा है कि वो जूनियर पार्टनर हो रहा है, और रशिया जूनियर पार्टनर होना नहीं चाहता, इसीलिए वो भारत जैसे पार्टनर को और लेकर वहाँ पर आना चाहता है कि जूनियर नहीं, हम 2 अभी सीनियर बाकी हैं। तो यहाँ पर अगर इकॉनमी देखें तो कितनी बुरी हालत है रशिया की जो इकॉनमी है। 2000 अगर क्लेम करें 25 तक 27 तक तो 30 ट्रिलियन जो है वो चीन की इकॉनमी हो सकती है। भाई पॉपुलेशन इतनी है, और हमारे पुतिन भाई साहब की कितनी होगी? सिर्फ 2 ट्रिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। देखिए कहाँ पर मुकाबला होगा। मुकाबला GDP में भी नहीं हो रहा है, मुकाबला वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस स्पेंडिंग है, उसमें नहीं हो रहा। रशिया की इतनी सी सिर्फ स्पेंडिंग है, चीन की इतनी है, कहीं से भी दोनों देश अब बराबरी में दिखाई नहीं दे रहे। और यही जो मिसट्रस्ट है उसको और बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अगर अनइक्वल ट्रीटीज जो ब्रिटिश के टाइम पे हुई थी उसको चीन ने मानने से मना कर दिया, तो जो 2006 की ट्रीटी है जिसको इक्वल अभी तक कहा जा रहा है, चीन उसको भी आने वाले समय में अनइक्वल कह सकता है कि तब मैं कमज़ोर था, तब जो रूस था ताकतवर था, तब वो सीनियर पार्टनर था, मैं जूनियर पार्टनर था, अनइक्वल ट्रीटी थी। आज उल्टा हो गया, आज मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो, अनइक्वल ट्रीटी थी, मैं इसको त्याग रहा हूँ और मुझे अपना वाला हिस्सा चाहिए, और इसके लिए मैं लड़ाई करने को तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा स्टेक पर है चीन का। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है बहुत एसिमेट्रिक होता जा रहा है, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। अगर देखें तो 2022 में जो रशिया ने एक्सपोर्ट किया है वो 101 बिलियन है चाइना को, और उसमें क्या है, खास करके पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम गैस है। केवल एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए है, रशिया के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर ये सारे हिस्से पर चाइना आने वाले समय पे कब्जा कर ले तो क्या एक्सपोर्ट करेगा रशिया, किसको एक्सपोर्ट करेगा, और चीन क्यों इंपोर्ट करेगा जब वो क्लेम कर लेगा कि वो सारा एरिया मेरा है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको अपने आप बात को बना कर रहे हैं। तो चाइना ने इंपोर्ट क्या किया रशिया से, अकाउंट फॉर ओनली 5% ऑफ चाइनाज टोटल इम्पोर्ट। जितना भी चीन इंपोर्ट करता है उसमें केवल 5% रशिया से होता है, यानी कि वो भी इतना मंगाने के बाद भी 5% है, और जो रशिया कर रहा है वो 36% के आसपास है। ये और बढ़ गया होगा। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बदलता जा रहा है, और वो सेंट्रल एशिया में भी दिख रहा है। ये 2000 का सेंट्रल एशिया है, सारा नीला नीला है, रशिया के साथ ट्रेड ज़्यादा है। अब 2020 तक वो सारा लाल लाल हो रहा है, वो चाइना होता जा रहा है। तो रशिया का जो दबदबा है वो उसके आसपास ही कम होता जा रहा है, खास करके सेंट्रल एशिया में, जिसको तो वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है रशिया की, ये इतना एरिया मेरा है। जैसे भारत अपने नेबरहुड में चाहता है कि मेरा ही चलता रहे दबदबा, वैसा ही उसका है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में भारत क्या कर रहा है? भारत की एक पहल हमने देखी कि जो मैरीटाइम कॉरिडोर है उसको ऑपरेशनल किया है उसने। सखलिन जो जगह है वहाँ पर, जो एक आइलैंड है सी ऑफ जापान में और रशिया का है, वहाँ पर भारत की कंपनी ने 2005 से ही वहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है तेल को। ONGC की, ONGC विदेश लिमिटेड है, सब्सिडरी है उसकी। उसके अलावा अभी हाल ही में वहाँ के गवर्नर ने दोबारा कहा है कि भारत को कि आओ तुम जो सैकलिन 1 फील्ड है उसमें और पैसा लगाओ, और सैकलिन जो 2 है उसमें भी रिसर्च करो, और तुम आकर पैसा लगाओ। तो भारत से पैसा लगवाना चाहते हैं क्योंकि चीन की कहीं वहाँ पर मोनोपोली ना हो जाए। और अगर इस कंटेक्स्ट को और डिटेल में समझना है कि भारत और जो रशिया है उनको पता है कि चीन क्या चाहता है, तो वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल अंदर जो एक इंटेलिजेंस है
वो इस बात की ओर इशारा कर रही कि चीन कभी भी उसकी तरफ कब्जा कर रहा था। देखिए, जब जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो ऑफिशियल विजिट के बाद जो पहली स्टेटमेंट है उससे पता लगता है कि जो पहले नंबर पे लिखा है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। तो जो प्रोग्राम है इंडिया रशिया का कोऑपरेशन इन ट्रेड इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट, किसमें? रशियन फार ईस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 2024 से 2029। तो 2024 से 2029 तक जो मेन टारगेट है रशिया का फार ईस्ट है, और उसके अलावा कोऑपरेशन प्रिंसिपल इन आर्कटिक जोन ऑफ रशियन फेडरेशन। दो जगह जहां पर चाइना जाना चाहता है, जहां उसे जाने नहीं दिया जा रहा, वहां पर भारत के साथ रशिया समझौता कर रहा है, पहले नंबर पर कर रहा है। और यहाँ पर देखिए उसका मतलब क्या है, दोनों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे फार ईस्ट रीजन की तरक्की के लिए। तो फार ईस्ट रीजन अब फोकस में है, बिल्कुल बहुत डिटेल में फोकस में है, और यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है। तो दोनों की जो ये दोस्ती है, और अभी तो हाल ही में ये भी आ गया कि जो राष्ट्रपति हैं पुतिन वो भारत भी आने वाले हैं इस जो मैरीटाइम कॉरिडोर है इसके ऑपरेशनलाइज होने के बाद। तो देखिए किस तरीके से दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना पर मिसट्रस्ट पुतिन को पूरा है कि जब मौका मिलेगा ये अनइक्वल ट्रीटी का बहाना देके मुझे दोबारा धोखा दे सकता है रशिया को। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? आपको क्या लगता है कि चीन ऐसा कर सकता है, और कर सकता है तो कब कर सकता है, या कभी नहीं करेगा, हमेशा रशिया सीनियर पार्टनर रहेगा? अपने कमेंट जरूर लिखें। मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद।